अभी हम मौलिक अधिकार के परंपरागत प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे और हमने यह देखा था कि शुरुआत के समय में जिन व्यक्तियों का मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होता था, सिर्फ वे ही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते थे। हमने इन सारे पक्षों के हर बारीकियों के बारे में छुआ है और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यह चीज जरूर समझ आया होगा। अब हमें यह बात करना है कि मौलिक अधिकार की नवीन प्रक्रिया क्या थे। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर एवं पीएन भगवती ने न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इसका परिणाम यह निकल के आया कि तीसरा पक्ष भी अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते थे वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। अब कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वे उच्चतम न्यायालय जा सकते थे, क्योंकि जस्टिस कृष्ण अय्यर एवं पीएन भगवती ने न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया था। और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकती थी और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले लेती है वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। और कितना बार यह देखा गया है, समाचार पत्रों के रिपोर्ट के आधार पे, पोस्ट कार्ड की रिपोर्ट के आधार पे उन्हें भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया और इसे लोकप्रिय रूप से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता, यानी सामाजिक हित याचिका के नाम से जाना जाता। इसे जनहित याचिका के नाम से जाना जाता क्योंकि इसके माध्यम से वंचित वर्गों के अधिकार संरक्षित होने लगे। तो हम अभी यह बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए कौन सी नवीन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के द्वारा शुरू की गई और उस अधिकार के माध्यम से यह परिणाम निकल के आया कि अब कोई भी तीसरा पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जा सकता था। तो हमने भी जितनी भी चीजों को आपके सामने देखा है उसी चीज को बोर्ड पे चल के देखेंगे। हमारा टॉपिक है मूल अधिकारों की रक्षा की नवीन प्रक्रिया। इसका पहला पॉइंट है 1980 के दशक में जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती ने न्यायपालिका के परंपरागत कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और पहली बार उच्चतम न्यायालय ने किसी तीसरे व्यक्ति को वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रवेश का अधिकार दे दिया। और ऐसा पहली बार हुआ। उससे पहले कोई तीसरा पक्ष सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता था। वह यह जाके दावा नहीं कर सकता था कि उस समूह का अतिक्रमण हो रहा है, यानी शोषण हो रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वह ये नहीं बोल सकता था कि उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, क्योंकि उससे पहले यह प्रक्रिया थी जिन व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है वही व्यक्ति जा सकते हैं। हमने इसके बारे में पिछली वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को, दोनों वीडियो को एक साथ देखिए तो आपके सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट नजर आएंगे कि परंपरागत प्रक्रिया क्या थी मौलिक अधिकार के संरक्षण की और नवीन प्रक्रिया, अभी आधुनिक युग में इसकी नवीन प्रक्रिया क्या है, अभी इसकी प्रोसेस क्या है। अतः किसी गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा बच्चों, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रवेश
किया जा सकता है। और अब कोई भी गैर सरकारी संगठन, कोई भी एनजीओ या कोई भी सोशल वर्कर, अब वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब न्यायपालिका की ओर से अब उन्हें अधिकार दे दिया गया वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। इसके अगले पॉइंट को देखिएगा। उच्चतम न्यायालय वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान की कार्यवाही भी कर सकता है। और कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान भी ले लेती है। वह किसी रिपोर्ट को भी आधार बना के बोल सकती है कि इसके अधिकारों का शोषण क्यों हो रहा है, इन समूहों के अधिकारों का शोषण क्यों हो रहा है। इसे इंग्लिश में सो मोटो बोलते, सो मोटो, SOUMOTO, सो मोटो, स्वतः संज्ञान। इसके लास्ट पॉइंट का देखिएगा। समाचार पत्र की किसी रिपोर्ट अथवा पोस्ट कार्ड को भी याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हमने भी जस्ट बात किया, समाचार पत्र के किसी भी रिपोर्ट को भी आधार बनाया जा सकता है और पोस्ट कार्ड को भी याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिसे लोकप्रिय रूप में जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका का नाम दिया गया और जिसे लोकप्रिय रूप में सामाजिक हित याचिका और जनहित याचिका के बारे के नाम से जाना जाता है। हम पेपर में बार बार ये देखते हैं कि उन्होंने PIL डाल दी। PIL होता क्या है? तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। तो हम अभी इसके हर बारीकियों को छू रहे थे और अभी हम ये देखेंगे जनहित याचिका होता है क्या है। तो इसके 2-4 लाइन में जनहित याचिका को भी देखेंगे। अब हम यह देखेंगे कि जनहित याचिका होता क्या है और हम ये भी देखेंगे कि जनहित याचिका के माध्यम से प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया गया और उसके माध्यम से कौन से परिणाम निकल के आए। तो जनहित याचिका के माध्यम से त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने के लिए, जनहित याचिका के माध्यम से त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायपालिका के माध्यम से, न्यायपालिका के द्वारा सामाजिक हित याचिका लाया गया, जहां प्रक्रिया को आसान बनाया गया और अधिकारों की रक्षा पे महत्वपूर्ण बल दिया गया और जिसका परिणाम यह निकल कर आया कि वंचित वर्गों के अधिकार संरक्षण होने लगे। उनके अधिकारों को अब अतिक्रमण नहीं किया जाने लगा, क्योंकि अब तीसरे पक्ष भी जनहित याचिका के माध्यम से पब्लिक लिटिगेशन के माध्यम से, PIL के माध्यम से वे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और यह आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया दिया गया है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए जनहित याचिका के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा जस्टिस PN भगवती। और कौन से आर्टिकल्स के माध्यम से, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। तो हमने जितने भी चीज़ों को आपके सामने भी बात किया है जनहित याचिका के बारे में, उसी चीज़ को हम बोर्ड पे चल के देखेंगे। आम व्यक्तियों को सस्ता एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए जनहित याचिका का प्रयोग किया गया। आम व्यक्तियों को सस्ता एवं त्वरित, जो सस्ता भी हो और जल्दी भी हो, इसलिए जनहित याचिका का प्रयोग किया गया, जहां प्रक्रिया के बजाय अधिकारों की रक्षा को महत्व दिया गया। जहां प्रक्रिया को महत्व नहीं दिया गया, अब यहां
अधिकारों को महत्व ज़्यादा दिया गया, क्योंकि अब यहाँ अधिकारों के संरक्षण को महत्व दिया गया। और सुनने जाने का अधिकार का विस्तार कर दिया गया, और सुने जाने का अधिकार का विस्तार कर दिया गया। अब कोई व्यक्ति आसानी से उच्चतम न्यायालय जा सकते थे आर्टिकल्स 32 के माध्यम से। तो हमने आज आपके सामने 2 वीडियो के माध्यम से, पहला हमने यह देखा अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की परंपरागत प्रक्रिया, और हमने दूसरा टॉपिक यह देखा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की नवीन प्रक्रिया, और हमने लास्ट में यह देखा जनहित याचिका क्या होता है। तो हमने सारे टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत में मौलिक अधिकार का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा था, और अभी नवीन प्रक्रिया, अभी आधुनिक समय में इसकी कौन सी प्रोसेस है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर समझ आया होगा। कल जब हम आपके सामने आएंगे तो हम यह देखेंगे कि मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन कुछ समय के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के भाग से हटा दिया गया और इसे वैधानिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो हम यह देखेंगे कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे और अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, और हम हर क्लास में मौलिक अधिकार के हर खंड को छूकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अगर आपको बोर्ड का शब्द स्पष्ट न आ रहा हो तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके हर हिंदी दिया गया हो, आप वहाँ से जाके नोट्स बना लीजिए। अगर आपके मन में सिविल सेवा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो थैंक यू एंड गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। आप लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। थैंक